Hello dear learners, I welcome you on MNP English classes. आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एनडीए 2022 में आए हुए क्वेश्चंस पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्पॉटिंग एरर वाले क्वेश्चन हम करेंगे जो 31 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 अगर आप देखें तो यहाँ लिखा है अ कंपनी ऑफ 5000 सोल्जर्स हैविंग मार्च्ड टायरलेसली फॉर ओवर 5 days हैव जस्ट मूव्ड इनटू देयर कैंटोनमेंट। तो इस क्वेश्चन में आप जो देख रहे हो हैविंग के साथ ये जो पार्ट लिखा गया है, हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उसे हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, और ये एडजेक्टिव हो गया। और आगे आप देख रहे हो ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन प्रोनाउन होता है उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमारा सब्जेक्ट है और कंपनी। अगर हमारा सब्जेक्ट और कंपनी है तो कंपनी सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, तो यहाँ हैव ना लिख करके हैज लिखना चाहिए। और दूसरी बात, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसका पोजीशन भी सिंगुलर होना चाहिए, देयर न लिख करके इट्स लिखना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। एवरी पर्सन हु बिलीव्स इन प्रिंसिपल्स मस्ट स्टैंड अप टू फाइट फॉर देयर कन्विक्शंस। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि हु के साथ जो ये क्लॉज लिखा गया है, हु बिलीव्स इन प्रिंसिपल्स, ये आप देख रहे हो रिलेटिव क्लॉज है, और ये रिलेटिव क्लॉज एडजेक्टिव होता है। हमारा सब्जेक्ट एवरी पर्सन है। अगर हमारा सब्जेक्ट एवरी पर्सन है तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसका पोजीशन सिंगुलर होना चाहिए और लिखना चाहिए हिज। पर्सन के लिए जो पोजीशन होगा वो हिज होगा। अगला क्वेश्चन जो है वो 33 है। द ओलंपिक गेम्स रिफ्लेक्ट्स द हाईएस्ट स्पिरिट ऑफ ह्यूमन एंडेवर एंड अचीवमेंट। अब देख रहे हो आप कि रिफ्लेक्ट्स के साथ जो पूरा आगे का पार्ट है ये प्रेडिकेट है। हमारा सब्जेक्ट है द ओलंपिक गेम्स। यहाँ ओलंपिक गेम्स में ये कंपाउंड नाउन है। गेम्स, व्हाट काइंड ऑफ गेम्स? ओलंपिक। ये नाउन क्वालिफायर हो गया, ये हो गया मेन नाउन। तो मेन नाउन हमारा प्लूरल है, तो हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वह भी प्लूरल होना चाहिए। तो रिफ्लेक्ट सिंगुलर होता है, इसको प्लूरल आप कर दो रिफ्लेक्ट लिख करके। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ आते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल स्ट्रेस द नीड फॉर डिसिप्लिन अमंग द स्टूडेंट्स। अब यहाँ देखो आप ध्यान से, ये जो आप अमंग देख पा रहे हैं, एक वर्ड होता है अमंग और एक होता है अमंगस्ट। इन दोनों प्रीपोजिशन का यूज करते हैं तो सेम मीनिंग में करते हैं। बस फ़र्क यह है कि अमंग जब हम लिखेंगे तो इसके बाद कॉन्सोनेंट साउंड का फर्स्ट लेटर, मतलब ऐसे वर्ड का यूज करना चाहिए जिसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट साउंड। जैसे मैं लिख दूँ देम, तो देम के फर्स्ट लेटर का साउंड कॉन्सोनेंट है। अगर मैं लिख दूँ यहाँ अस, तो फर्स्ट लेटर का साउंड वावेल है। अगर वावेल साउंड है तो अमंगस्ट, कॉन्सोनेंट साउंड है फर्स्ट लेटर का तो अमंग। आप देख रहे हो 10 स्टूडेंट्स में फर्स्ट लेटर का साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट। अगर साउंड कॉन्सोनेंट है तो हमें अमंगस्ट का यूज ना करके अमंग का यूज करना चाहिए। ये अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, हाउएवर सक्सेसिव फेलियर्स आर नॉट सक्सेसिव स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। अच्छा, अगर आप इस स्टेटमेंट को आप पढ़ो तो आप देखोगे कि फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, कि जो फेलियर होता है वो सक्सेस के लिए स्टेपिंग स्टोन है। मतलब एक तरह से वो एक नेक्स्ट स्टेप होता है। तो ये जो आपने लिखा है द स्टेपिंग स्टोन, द का मतलब किसी स्पेसिफिक सिचुएशन की बात की जा रही है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है, स्टेटमेंट में ये जो स्टेपिंग स्टोन है ये स्पेसिफिक सिचुएशन में नहीं है, जनरल सेंस में है। कि कहीं भी ये बात जो कही जाती है जनरल सेंस में, कि कहीं भी ये बात कही जाए तो कहा जाएगा कि फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन, कि किसी भी पर्सन की फेलियर हो, किसी भी सिचुएशन की फेलियर हो, वो जो फेलियर है वो सक्सेस का स्टेपिंग स्टोन है। तो ये जनरल सेंस के लिए यूज हो रहा है। जनरल सेंस के लिए जो नाउन आते हैं उनके साथ आर्टिकल ए एन का यूज करना चाहिए, न कि द का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। इंडिया स्ट्रेंथ्स आर इट्स डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर एंड द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस इन इट्स पीपल। अब देखें क्वेश्चन नंबर 36 को अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ पे लिखा है इट्स, और समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि इट्स यूज लिखा है, ये इट्स हम दो तरह से लिखते हैं। एक तो होता है इट्स इस तरह से, और एक इट्स होता है अपस्ट्रॉफी के साथ। जो अपस्ट्रॉफी के साथ लिखा जाता है उसका मतलब होता है इट इज, और इसमें इट जो होता है वो सब्जेक्ट की तरह काम करता है। अच्छा, जो ये इट्स आप लिखते हैं बिना अपस्ट्रॉफी के, इसका यूज जब हम करते हैं तो ये डिटर्मिनर तरह काम करता है। अगर ये डिटर्मिनर है तो डिटर्मिनर का यूज करते हैं आगे किसी लिखे गए नाउन को डिटर्मिन करने के लिए। तो अगर इसके आगे कोई नाउन लिखा है तो हमें डिटर्मिनर की ज़रूरत है। अगर हमें लगता है कि नहीं आगे नाउन नहीं है बल्कि में हमें
यहाँ पे सब्जेक्ट की नीड है तो इट्स इस तरह से लिख लेंगे। तो आप देख रहे हो पीपल आगे नाउन लिखा है, इस नाउन को डिटरमिन करने के लिए हमें डिटरमिनर जरूरत है, तो ये इट्स आपका एरर हो गया और इस इट्स की जगह पे हमें लिखना चाहिए था पजेसिव डिटरमिनर, ये वाला इट्स। अगला क्वेश्चन है, वंस कंसिडर्ड 9th planet of the solar system, Pluto is today listed as the largest dwarf planet of the solar system। अब इस क्वेश्चन में आप देखें, वंस कंसिडर्ड 9th planet of the solar system, आप देख रहे हो प्लानेट के साथ आपने 9th लिख दिया। जो ये 9th है ये ऑर्डिनल है, अगर कोई नाउन के साथ ऑर्डिनल डिटरमिनर लगा दे तो वो नाउन हमेशा डेफिनेट रहता है। अगर वो डेफिनेट हो जाता है तो उसके साथ आप डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करें, ये यहाँ पे एरर है। अगला क्वेश्चन है 38th, द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लाइफ इज टू बी एबल टू रियलाइज वंस ड्रीम्स एंड एम्बिशंस विदाउट ट्रैम्पलिंग ऑन दोज ऑफ अदर्स। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि ये जो लिखा है वंस, यहाँ वंस को भी हमें समझना पड़ेगा। एक तो ये जो वंस लिखा जाता है बिना अपॉस्ट्रोफी के, ये वंस जो होता है ये वन का प्लूरल होता है। एक वंस जो अपॉस्ट्रोफी के साथ लिखा जाता है ये वन का होता है पजेसिव डिटरमिनर, तो ये डिटरमिनर होता है और ये वंस जो होता है ये नाउन होता है, इस वन नाउन का प्लूरल। तो अगर हमें नाउन की ज़रूरत होगी तो ये लिखेंगे, अगर डिटरमिनर की जरूरत होगी तो ये, जाहिर सी बात डिटरमिनर हम तब लिखेंगे जब उसके आगे नाउन हो उसको डिटरमिन करने के लिए। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो आगे ड्रीम्स नाउन लिखा है, अगर नाउन लिखा है तो इस नाउन को डिटरमिन करने के लिए हमें ज़रूरत है एक डिटरमिनर की। अगर डिटरमिनर की ज़रूरत है तो इसके पहले डिटरमिनर लिखो न कि नाउन, तो आप लिख दोगे वंस अपॉस्ट्रोफी के साथ, ये एरर है। क्वेश्चन नंबर 39, टू बी एबल टू मैनेज वंस एंगर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल्स साइकोलॉजिकल मेच्योरिटी। अब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो यहाँ पाएंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट, आपने इसको डिफाइन कर भी दिया कि किस चीज़ का रिफ्लेक्शन। अगर ये डेफिनेट हो गया तो क्यों लिख रहे हो आप, द लिखो, और तब लिखते जो हमें ये पता नहीं होता कि रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट, लेकिन यहाँ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यहाँ पे डिफाइन किया गया है, तो अगर डिफाइन कर दिया गया तो डेफिनेट हो गया तो अब द का यूज करो। ऑनेस्ट मिस्टेक इज नो मोर देन दैट जस्ट एन ऑनेस्ट, ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ देख रहे हो ऑनेस्ट में फर्स्ट लेटर का जो साउंड है वो वॉवेल साउंड है, और जब फर्स्ट लेटर का साउंड वॉवेल हो जाए तो वॉवेल साउंड के साथ अ का यूज ना करके हमें एन का यूज करना चाहिए। कॉन्सोनेंट साउंड के साथ अ और वॉवेल साउंड के साथ एन का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। अब हम मूव करेंगे PQRS की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ जो दिया गया है ये PQRS का क्वेश्चन नंबर 1 है। आप देख रहे हैं कि बट परहैप्स द बेस्ट वेज टू बी एग्री, देयर आर मेनी वेज ऑफ डीलिंग विद देम विदाउट एक्सेसिव आर्गुमेंटेशन विथ इंट्रांजिएंट कस्टमर्स। आप देखें इस क्वेश्चन को एक बार खुद से अटेम्प्ट करें। कुछ चीज़ों को लेकर पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा। PQRS में एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि हमें सबसे पहले ना पेयर ढूंढ लेना चाहिए, ये हमें काफ़ी हेल्प करता है। और दूसरी बात फर्स्ट सेंटेंस को ढूंढ लेना चाहिए, ये भी हमें PQRS के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करता है। अगर आप देखें तो यहाँ बट कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ जो क्लॉज बनते वो कोऑर्डिनेट क्लॉज बनते हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉज कभी भी किसी सेंटेंस से, मतलब किसी सेंटेंस की शुरुआत कोऑर्डिनेट क्लॉज से नहीं हो सकती है, तो ये हमारा सबसे पहले आने वाला पार्ट नहीं हो सकता है। फिर आते हैं क्यू की तरफ। अब यहाँ पे देख रहे हैं कोई कंजंक्शन नहीं लगा है, तो देयर सब्जेक्ट हो गया, आर मेनी वेज ऑफ डीलिंग, तो ये आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद फिर प्रेडिकेट दिया हुआ है। बिना कंजंक्शन क्या है तो ये मेन क्लॉज हो सकता है, मेन क्लॉज कोऑर्डिनेट क्लॉज के पहले आएगा, तो ये हमारा सबसे पहला पार्ट होगा। तो हम देखते हैं कि क्यू से मतलब सेंटेंस की शुरुआत होनी चाहिए, तो क्यू से शुरू होने वाला जो होगा उस ऑप्शन को हम देख लेते हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ क्यू से ये भी शुरू है, क्यू से ये भी शुरू है। आगे जो ऑप्शन दोनों हैं सी और डी वो क्यू से स्टार्ट नहीं, तो ये वाले ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। अब हमें देखना है क्यू से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं तो हम किसको माने, ए या बी को। तो आप देख रहे हो कि क्यू है, ये जो लिखा है ऑफ डीलिंग, तो जब भी हम डीलिंग लिखते हैं तो हमें लिखना पड़ता है डील विथ समथिंग, डील विथ समथिंग। तो देयर आर मेनी वेज ऑफ डीलिंग विथ इंट्रांजिएंट कस्टमर्स, ये लिखें, क्यू के बाद एस लिखें, या फिर हम लिखें डीलिंग विथ देम विदाउट एक्सेसिव आर्गूमेंट, या हम इस पार्ट को यानी क्यू के बाद हम आर लिखने जाएं या फिर क्यू के बाद हम एस लिखने जाएं। तो इसको आपको समझना पड़ेगा।
इसको बड़े आसानी से हम डील कर सकते हैं। ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे देम लिखा गया है, ये देम प्रोनाउन है, और यहाँ पे लिखा है इंट्रांजिएंट कस्टमर्स, इन्हीं इंट्रांजिएंट कस्टमर्स के लिए देम लिखा गया है। तो एक बात आप सब लोग को जानना चाहिए कि प्रोनाउन हम तब यूज़ करते हैं जब नाउन पहले से मेंशन हो चुका हो, यानी नाउन पहले आता है, अब प्रोनाउन उसी नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए लिखा जाता है। तो इसका मतलब ये पहले आया होगा, तो ये पहले आया होगा, तो इसका मतलब क्यू के साथ पेयर किसका बन रहा है, एस का, एस का पेयर बना, तो क्यू एस वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, क्यू पी वाला ऑप्शन सही नहीं होना है। तो वैसे भी आप देख सकते हो कि क्यू के साथ पी का ऑप्शन बन नहीं सकता है, क्योंकि जो हम लिख रहे हैं डील, तो डील विथ समथिंग होता है। तो अब यहाँ विथ के हमारे पास दो ऑप्शन थे, लेकिन हमें पता है क्यू के साथ ऐसे ही ऑप्शन सही है, आर नहीं हो सकता है, तो ये बी सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इन द ईयर्स फॉलोइंग इंडिया अचीव्ड रिमार्केबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिबरलाइजेशन इन द ईयर 1991 द लैंडमार्क रिफॉर्म्स इनागुरेटेड वाया। अच्छा, अब आप यहाँ पे भी देखें, ये जो वाया लिखा है, जब भी हम लिखते हैं तो वाया प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन का हमें एक ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। अब जाहिर सी बात है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये वाला पार्ट हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर वाया लिखा है तो इसके तुरंत बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ तो खुद प्रीपोजिशन यूज हुआ है, तो दो प्रीपोजिशन तो एक साथ यूज होने नहीं है, तो ये पार्ट ए, इसका मतलब एस का पेयर पी के साथ नहीं हो सकता है। अच्छा, एस का पेयर क्यू के साथ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कोई नाउन प्रोनाउन था, यहाँ तो पूरा क्लॉज ही दे रखा है, तो ये नहीं हो सकता है। फिर इसका ऑब्जेक्ट होगा ये, यानी हम देख रहे हैं एस और आर का पेयर बन गया, और उसमें भी वाया प्रीपोजिशन होगा। इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिबरलाइजेशन है, तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट उसके बाद आता है, तो एस के बाद ही आ रहेगा। तो हम देखते हैं इसमें से किस वाले ऑप्शन में एस के बाद आ रहा है। तो आप देख रहे हैं इसमें नहीं है एस के बाद आर, इसमें भी आप देख रहे हो कि एस के बाद आर नहीं है, इस वाले में एस के बाद आर है, और इसमें भी एस के बाद आर नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 में। वॉज द विक्ट्री सिक्योर्ड बाय द वुमेन्स हॉकी टीम इन द एरेना ऑफ स्पोर्ट परहैप्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन द टोक्यो ओलंपिक। अब आप देखें, वॉज से शुरू हुआ है और ये प्रेडिकेट पार्ट हो सकता है, ये प्रीपोजिशन शुरू हुआ है, प्रीपोजिशन से शुरू होने वाला भी हमारा जो है वो फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता है, वो सब्जेक्ट पार्ट है नहीं, ये भी प्रीपोजिशन शुरू हुआ है। ये जो शुरू हुआ है द लार्जेस्ट मूवमेंट इन इंडियन ओलंपिक हिस्ट्री, ये आप देख रहे हो एस जो है वो फर्स्ट पार्ट हो सकता है। तो हम देखते हैं एस से शुरू होने वाला कौन सा सेंटेंस है, तो आप देख रहे हो कि एस से शुरू होने वाला केवल एक ही है, ये वाला ए, और सब में एस से शुरू नहीं हो रहा है, तो इसमें से कोई नहीं हो सकता, केवल एस से शुरू होने वाला जो होगा वो फर्स्ट सेंटेंस होगा, क्योंकि ये प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट से शुरू करेंगे नहीं, सब्जेक्ट से शुरू करेंगे। और यहाँ पे इन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन से भी हम सेंटेंस शुरुआत नहीं करते, सेंटेंस शुरुआत सब्जेक्ट से करते हैं। ये भी प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन सेंटेंस शुरुआत करेंगे, तो सब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे, सब्जेक्ट हमारा यहीं पे है। ये हमारा हो गया सेंटेंस का अरेंजमेंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इन टर्म्स ऑफ जीडीपी एंड जीएनपी फॉर gauging the success of a nation, which are the two major determinants economic progress is determined। सॉरी, एक मिनट, हाँ, अब इस क्वेश्चन को आप देख लें, 4th क्वेश्चन को। आप एक चीज़ जरूर देख पा रहे होंगे कि विच के साथ ये जो क्लॉज लिखा गया है, विच आर द टू मेजर डिटर्मिनेंट्स, ये एडजेक्टिव है। हमें देखना है कि ये एडजेक्टिव किस नाउन के लिए आया है, जिस नाउन के लिए आया होगा वो उसका पेयर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो लिखा गया है ना, विच आर, ये लिखा गया है जीडीपी और जीएनपी के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस इज़ डिटरमाइंड। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे डिटरमाइंड लास्ट में है, यहाँ पे नेशन है। अगर हम नेशन को इसका एंटीसीडेंट मान लें तो विच आर नहीं विच इज होता, ये एंड से कनेक्ट हुए हैं। अगर ये इसका एंटीसीडेंट हो जाता है तो इसके लिए हम विच आर लिख सकते हैं। तो आर, ये जो पार्ट आया है इसका एंटीसीडेंट पी होगा, यानी ये पहले आया होगा। तो पी और आर में पेयर है जिसमें पी पहले आएगा, आर बाद में आएगा। तो हम देखते हैं पी और आर का पेयर किस में दिया है, जिसमें पी पहले हो आर बाद में हो। तो आप देख रहे हो इसमें नहीं है, इस वाले में हम देख लेते हैं पी आर। तो आप देख रहे हो पी आर का पेयर केवल यहाँ पे दिया, इसमें भी नहीं दिया है, इसमें भी नहीं दिया है। तो पी आर का पेयर केवल उसमें है, ये सही। बहुत आसान होता है अगर चीज़ों को आप थोड़ा सा डिटेल में जानते हो तब। अब इस क्वेश्चन देख लो,
विद द अप्लॉम ऑफ अ स्टेज आर्टिस्ट, यहाँ भी प्रीपोजिशन से स्टार्ट हुआ है। अब आप देख रहे हो दैट के साथ स्टार्ट हुआ है, दैट दे आर नॉट मेन ऑफ स्ट्रा, ये मेन क्लॉज हो नहीं सकता है क्योंकि दैट के साथ आया तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। दे कैन ट्विस्ट एंड, ये आपका मेन क्लॉज है, ये आपका मेन क्लॉज है। ये मिसमराइजिंग द गलीबल इनटू बिलीविंग, ये आपका पार्टिसिपल फ्रेज है। अब हमें देखना है कि ये जो पार्टिसिपल फ्रेज है वो किसके लिए है, हेड्स के लिए है कि आर्टिस्ट के लिए है। तो जाहिर सी बात है मिसमराइज करना मतलब किसी को सरप्राइज करना, तो सरप्राइज करने वाला काम आर्टिस्ट का होगा। तो इसका मतलब है पी और एस में हमारा पेयर बन गया जिसमें पी आर्टिस्ट है। ये जो पूरा लिखा गया फ्रेज है प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, ये डिस्क्राइब कर रहा है आर्टिस्ट को। तो आर्टिस्ट वाला जो है इस आर्टिस्ट वाले पार्ट को डिस्क्राइब करने के लिए एस है, तो पी के लिए ऐसा है। तो हम देखते हैं पी के लिए एस किस पार्ट में है। तो अगर आप देखो पी के बाद एस किस में आया है, तो आप देख रहे हैं कि पी के बाद एस इसमें आया है, पी के बाद एस इसमें आया है, इन दोनों में पी के बाद एस नहीं आया है। अब हम कैसे जानें कि कौन सा शुरू करें, तो आप देख रहे हो कि यहाँ सेंटेंस शुरुआत हो रही है आर से और यहाँ सेंटेंस शुरुआत हो रही है क्यू से। तो जाहिर सी बात है सेंटेंस शुरुआत आर से होगी न कि क्यू से, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज ये जो लिखा गया है ये नाउन क्लॉज की तरह एक्ट कर रहा है। नाउन क्लॉज सब्जेक्ट होता है तो इसका फिर प्रेडिकेट किसको माने, अगर हम इसको शुरुआत में लिख रहे हैं तो ये नाउन क्लॉज है, ये सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अगर ये सब्जेक्ट होगा तो इसका प्रेडिकेट होना चाहिए। यहाँ पे कंप्लीट क्लॉज है, ये प्रेडिकेट हो नहीं सकता है। ये प्रीपोजिशन के साथ आया है, ये प्रेडिकेट हो नहीं सकता है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, ये प्रेडिकेट हो, तो इसका कोई प्रेडिकेट ही नहीं मिल पाएगा। तो इसको हम कभी भी आगे अगर सेंटेंस की शुरुआत मान लें तो नाउन क्लॉज जब भी आता है तो इसका प्रेडिकेट दिया नहीं है, इसलिए हम क्यू से सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर सकते, आर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हमें मानना पड़ेगा कि ये बी पार्ट सही है, ये भी एरर है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। ऑफ इट्स रेन सॉक्ड वर्ड्यूर एंड ऑन द अदर देयर आर ऑन द वन हैंड देयर इज द इमेंस ब्यूटी द आर्टिफैक्ट्स ऑफ इट्स विजिबल मॉडर्निटी। अब आप देखें ये प्रीपोजिशन स्टार्ट हुआ है, ये प्रीपोजिशन स्टार्ट हुआ है, ये कंजंक्शन से स्टार्ट हुआ है। तो अब हमें देखना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ मिल सकता है मेन क्लॉज के लिए। तो सब्जेक्ट ये एंड से स्टार्ट हो नहीं सकता, प्रीपोजिशन से हो सकता है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट ही आते हैं और एंड के बाद जो आएगा वो तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगा। हमारा मेन जो सेंटेंस शुरुआत होगी वो एस से शुरुआत होगी। हम देखते हैं एस से शुरू होने वाला सेंटेंस कौन है, ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, एस से ये शुरू हो रहा है। ये सेंटेंस सी वाला ऑप्शन आपका सही है, एस पी क्यू आर। एस फिर आपको लिखना पड़ेगा पी, फिर लिखना पड़ेगा क्यू, फिर लिखना पड़ेगा आर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आर ऑफन रूटेड, ये किसी सब्जेक्ट का प्रेडिकेट हो सकता है। अब हमें इसका सब्जेक्ट ढूंढना है। इसका सब्जेक्ट द कॉजेज भी हो सकता है ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो नहीं सकता है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है। तो हमारा सब्जेक्ट है द कॉजेज, ये हो गया क्यू, यही सब्जेक्ट हो सकता है। तो जो सेंटेंस क्यू से स्टार्ट होगा वही सही हो सकता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 क्यू से स्टार्ट होने वाले हैं, एक तो ए और एक है बी। अब हमें देखना है कि क्यू के साथ आर का पेयर होगा कि क्यू, यहाँ पे भी क्यू और आर में भी है सिमिलरिटी। द कॉजेज ऑफ व्हाट, ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, तो क्यू आर दोनों में हो गए। फिर हमें देखना है कि आर के बाद एस ले आए कि आर के बाद पी ले आए। तो आप देख रहे हो कि द कॉजेज ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी आर ऑफन रूटेड। होता क्या ना कि जब हम रूटेड लिखते हैं तो कोई चीज़ रूटेड होती तो वेयर रूटेड, रूटेड वेयर रूटेड, तो इसको बताने के लिए इन लिखते हैं और उसका प्लेस लिख देते हैं। तो ये जो डिस्क्रिप्शन लिखा गया है ना, ये डिस्क्रिप्शन लिखा गया कि रूटेड के लिए, कि रूटेड वेयर, तो ये रूटेड के लिए है, यानी पी पहले आना है। तो पी पहले आना है तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये बी हो जाएगा गलत। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। A person by the way he behaves and you must judge not by the way he looks। आप देख रहे हो कि ये सब्जेक्ट है, must judge ये इसका प्रेडिकेट है, बाकी पार्ट आगे देख लेंगे। यहाँ भी ही सब्जेक्ट है, behaves इसका प्रेडिकेट है, एंड कंजंक्शन से हमने किसी पार्ट को कनेक्ट किया होगा। अगर आप अच्छे से देखोगे तो आप पाओगे कि ये सेंटेंस में आर जो है, यहाँ से सेंटेंस की आर से सेंटेंस शुरुआत होगा, यू मस्ट जज आर। अब देखते हैं आर से स्टार्ट होने सेंटेंस कितने हैं,
एक सी है, एक ए है। तो हम देखेंगे यू मस्ट जज करना है, तो इस जज का हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इस जज का ऑब्जेक्ट ही हो नहीं सकता है, इस जज का ऑब्जेक्ट बाय द वे हो नहीं सकता है, क्योंकि बाय द वे जो होता है वो कंजंक्शन होता है। तो इस जज का ऑब्जेक्ट कोई नाउन प्रोनाउन होगा, तो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो पर्सन होगा। तो आर का पेयर पी के साथ है, तो आर के साथ पी देखते हैं किसमें है। आर के साथ एस आया है, आर के साथ पी यहाँ पे आया, ये सही। क्वेश्चन नंबर 9 में, टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल दैट कॉजेज द लीस्ट डिस्कम्फर्ट वेन एवर इन डाउट ऑलवेज ऑप्ट फॉर द ऑप्शन। अब वेन एवर इन डाउट, वेन एवर के साथ जो हो रहा है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो रहा है। अच्छा, वेन एवर इन डाउट ऑलवेज ऑप्ट फॉर द ऑप्शन। अब देख रहे हैं ये जो दैट के साथ जो क्लॉज लिखा है ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज है। ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? कॉजेज द लीस्ट डिस्कम्फर्ट, कम प्रॉब्लम करती है क्या, ऑप्शन या पीपल? तो ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं कि ऑप्शन, विच ऑप्शन? वो ऑप्शन विच कॉजेज द लीस्ट डिस्कम्फर्ट, जो कम प्रॉब्लम करे। तो एस के साथ क्यू का कोऑर्डिनेशन है, तो एस और क्यू का पेयर हम देख लेते हैं जिसमें एस पहले आया हो। तो आप देख रहे हो इन सारे ऑप्शंस में एस के साथ पी आया है, ये गलत। एस आया है लास्ट में, एस के साथ आपको लिखना पड़ेगा क्यू को। तो आप देख रहे हो एस और क्यू इसमें आया है, ये पार्ट सही है और सब गलत है ये। अब क्वेश्चन नंबर 10, ब्रॉट बाई बैड टाइम्स अगेंस्ट द डिस्पोंडेंसी आवर ग्रेटेस्ट डिफेंस फेथ एंड बिलीफ आर। अब आप देखो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं अगेंस्ट प्रीपोजिशन है, तो ये तो हमारा सब्जेक्ट पार्ट हो नहीं सकता है। ब्रॉट बाई बैड हैबिट्स, ये एडजेक्टिव हो सकता है क्योंकि थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल मान सकते हैं। आवर ग्रेटेस्ट डिफेंस फेथ एंड बिलीफ आर, हमारा सब्जेक्ट आर भी हो सकता है, हमारा सब्जेक्ट फेथ एंड बिलीफ भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट किसको माने। अगर हम आर को मानते हैं तो इसके लिए हमें प्रेडिकेट मानना पड़ेगा ब्रॉट बाई बैड हैबिट्स। प्रेडिकेट भी माना जा सकता है, एडजेक्टिव भी माना जा सकता है। अब हम देख रहे हैं फेथ एंड बिलीव्स आर, अगर हम इसको देखते हैं तो फेथ एंड बिलीव्स आर, अगर हम फेथ एंड बिलीव्स आर लिख रहे हैं तो यहाँ आर लिंकिंग वर्ब हो जाएगा, फेथ एंड बिलीव सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमारा फेथ और बिलीव क्या होता है? वो होता है आवर ग्रेटेस्ट डिफेंस, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये कॉम्प्लीमेंट कभी नहीं हो पाएगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट को हम ब्रॉट बाई बैड हैबिट्स लिखेंगे तो ये जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। तो हमारा ये एस के साथ आर का कोऑर्डिनेशन है और एस के साथ आर का कोऑर्डिनेशन बी में लिखा और किसी में नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 सही हो जाएगा।